हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 अपलोड कर दिए है। ठीक है, तो अगर आपने भी नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी जीके के नाम से मिल जाएगी। आप वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उसमें आपके कम से कम 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छी हो, तैयारी अच्छी है। चलिए आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आपको देखते हैं कितने क्वेश्चन सही आते हैं, वो आपको कमेंट में बताना है। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का कौन सा हो जाए? रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? रत्नगर्भा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? आपको बताना है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना। तो भाष्य, भास, भास और ऑप्शन नंबर डी है भास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भास धातु से मिलकर बना है। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना? भास धातु से बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो आपको बताना तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्ध। तरुण का हो जाएगा क्या? हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो राइट आंसर वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। पतझड़ का विलोम क्या होता था? बसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। तो आपको बताना कि पतझड़ का विलोम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बसंत। पतझड़ का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द हो जाएगा बसंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन, ग्रीस में कौन सा संधि है? आपको बताना ग्रीस में कौन सा संधि है। जब हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जहाँ पर डबल आ आता है या बड़ी ई आता है, बड़ा आ या बड़ी ई आता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? तो आपको बताना वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से अल्प प्राण बाण कौन सा है? तो आपको बताना अल्प प्राण बाण कौन सा है। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, जिनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, का एवं गा। अल्प प्राणवान कौन से? का एवं गा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? आपको बताना जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भाष, सिंधु, चिन्ह, प्राण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण। क्या है? प्राण इज द शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द या अशुद्ध है? आपको बताना है इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा आता है? कलश, ठीक है, पुण्य, रसायन, कल्याण। तो अशुद्ध बताना, तो अशुद्ध हो जाएगा इसमें पुण्य। ठीक है, पुण्य ऐसा नहीं लिखते, सही कैसा लिखते वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें से जो गलत है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशान चिन्ह। निशान चिन्ह क्या है जी? गलत है। ठीक है, एक गलत युग्म है। ठीक है, तो निशान और चिन्ह एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत युग्म बताना था, तो निशान का मतलब यही और चिन्ह का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे आता है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है 3 प्रकार की होती है। नाम कौन कौन सी जी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको नाम बताना कौन कौन सी संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला आंसर है जो सही कौन सा है। सुसुप्ति कैसा लिखते हैं वो सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुसुप्ति इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक। तो सही कैसा लिखते हैं? तो इसमें सही स्रोत लिखते हैं। स्रोत क्या है जी? सही लिखा हुआ, तो और ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है सिर तोड़। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो आपके पास ऑप्शन है करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सिर तोड़ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, महात्मा में कौन सा समास है? आपको बताना है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है आपको बताना, अलंकार कौन सा भेद है, छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार कौन सा होता है, तो अलंकार आपको बताना कि कौन कौन से होते हैं, ये नाम बताना। तो इसमें उनमें से एक प्रकार होता है शब्दालंकार, ठीक है। तो ये आपको एक अलंकार होता है, उनमें से नाम है शब्दालंकार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ अलंकार के कितने भेद है, तो आपको बताना कि अर्थ अलंकार के कितने भेद है, क्वेश्चन है। तो अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकार के कितने भेद है, जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं जी, आपको याद रखना। तो अर्थ अलंकार कितने भेद है, 12 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रस के कौन सा भेद है, तो आपको बताना रस के कौन से भेद है, तो रस के कौन से भेद है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से रस के कौन से भेद है, तो कर्ण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। तो रस कौन सा है, तो रस का भेद होता है करुण रस, रूपक क्या है, अलंकार है, ठीक है। तो रस कौन सा होता है, करुण रस है, करुण रस होता है एक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बताना मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन बताना है कि आपको कौन कौन से हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणा और ढा, ढा और अणा क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तो निम्न में से अल्प प्राण बाण कौन से, तो आपको बताना कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से, जी आपको बताना कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का एवं गा, का और गा क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा, तो आपको बताना नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक मतलब नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो अणा हो जाएगा, ठीक है। तो नासिक के व्यंजन हो जाएगा अणा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आता है हिंदी वर्णमाला आयोग बाह्य वर्ण कौन से, तो आयोग बाह्य वर्ण कौन से, तो जी आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या होता है ई उ अंग आ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग आ जी क्या है, अयोग्य बाह्य वर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, आपको बताना द्वित्व व्यंजन किस में, पुनाहा में, उत्साह में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, द्वित्व व्यंजन किस में हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में क्या है द्वित्व व्यंजन है, जी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, आपको बताना निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण होता है तो इसमें माँ क्या है, एक घोष वर्ण है, जी आपको याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है, आपको बताना कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भा क्या है, अमानक वर्ण है, जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें आता है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्ण होते हैं 52, ठीक है जी आपको याद रखना। तो 52 कितने होते हैं, वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो आपको बताना कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो जी आपको याद रखना है। तो छ ध्वनि क्या थी, संयुक्त व्यंजन होता है। छात्रा ज्ञान जी क्या है, संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है जी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है इसमें आता है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है, तो ज्ञा किन वर्णों से योग से बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जा प्लस अणा, जा प्लस अणा से कौन सा शब्द बनता है, ज्ञा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण हो जाएगा सा कैसा है जी, अघोष वर्ण हो जाएगा, जी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब आता है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान आपको बताना कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अनुस्वार, अकारांत, अंताजित, आयोगवाद। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकारांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं जैसे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है और अगर आपको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।